नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरू दुबे। आज फिर से एक बार आपके समक्ष हाजिर हूं अगला भाग लेकर के भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के क्रम में। और इस आधुनिक भारत के क्रम में जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि हम लगातार स्पेक्ट्रम की बुक को कवर कर रहे हैं और इसके माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी ये अंश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही योगदान देने वाला होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप इस कह सकते हैं सेशन का अध्ययन करिए। और इससे पहले मैं 7 खंड आपको ला करके दे चुका हूं और जो भी विद्यार्थी आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले जो है वो 7 भाग कवर किए जा चुके हैं। और इनमें में से आप देख सकते हैं दूसरी इकाई में है हम, जो किताब है इसमें टोटल 10 इकाइयां हैं। इसमें से हम पहली इकाई कवर कर चुके हैं, दूसरी इकाई में हैं और दूसरी इकाई में भी हमने यूरोपियों का जो आगमन है इसको कंप्लीट कर लिया है। भारत में यूरोपियों के आगमन की कथा हमने पुर्तगालियों से लेकर के, जो हमारे यहाँ पुर्तगाली हैं वहां से लेकर के हमने जो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी यहां तक कवर किया हुआ है पूरा। ठीक, इसमें हमने पुर्तगालियों के बारे में तो पढ़ा ही है, साथ ही डचों के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा हमने आपको जो अंग्रेज भारत आए उनके बारे में बताया है। साथ ही साथ हमने आपको जो डेनिश यात्री आए थे उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया और अंत में फ्रांसीसियों के बारे में बताते हुए अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध का वर्णन किया। और कल जो अंतिम सेशन था उसमें हमने बताया कि किस प्रकार से पुर्तगालियों पर अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है, किस प्रकार से पुर्तगालियों पर अंग्रेजों की विजय होती है और वॉन्डी वॉश युद्ध जो है, वॉन्डी वॉश युद्ध तक की सारी कहानी मैंने आपको बताई। और कल के सेशन का कंक्लूजन मैंने इस तरह से निकाला कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में फ्रांसीसी जैसी महान शक्ति होने के बावजूद भी अपने आप को योग्य सिद्ध कर लेते हैं। और आगामी जो भारत का इतिहास होगा, इसके आगे का जो भारत इतिहास होगा, उसके कहीं ना कहीं निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनका भारत पर शासन जो है उसकी करने के रास्ते काफी हद तक खुल जाते हैं। तो क्यों इस पर ब्रिटिशर्स हावी हुए, इन सब चीजों पर हमने चर्चा करी थी। कल तक हमने जो 7 सेशन लिए हैं उन 7 सेशन को ध्यान में रखते हुए तमाम सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि सर हमें जो भी सेशन अंत होता है या जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसके आधार पर हमें प्रश्नोत्तर भी प्रदान किया करिए जिससे हमारी प्रैक्टिस हो सके। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास में हर सेशन के अंत में मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे किसी भी चैप्टर के अंत पे। ठीक है, और डिटेल डिस्कशन जो होगा वो यूनिट के अंत पे होगा। खूब सारे क्वेश्चन आंसर्स हम आपको देंगे यूनिट के अंत पे। यूनिट का मतलब पूरा एक अध्याय। जैसे इकाई 1 से तो कुछ खास उस तरीके के प्रश्न बनते नहीं थे, इसलिए हमने इसको नहीं दिया है। लेकिन इकाई 2 से लेकर के इकाई 9-10 तक जब तक हम रहेंगे तब तक आपके पास में क्रम चलता रहेगा। तो इसके अंतर्गत जैसे इकाई 2 में अगर आप देखोगे तो उसमें अध्याय 3, 4 और 5 हैं। तो अध्याय 3, 4, 5 जो है उसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो यूनिट 2 के बाद एक विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन क्योंकि चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ है, यूरोपियों के आगमन जो है ये आपका अध्याय 3 में है। किसमें है? अध्याय 3। और अध्याय 3 मैंने बहुत ही विस्तारित रूप से आपको बताया है। तो इसके पश्चात हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं करने के लिए और आप इन प्रश्नों को ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, ये मैं चाहूंगा कि आप इसके उत्तर लिख करके मुझे भेजें। ठीक है, ये प्रश्न है, इनके उत्तर आप मुझे लिख करके भेजिएगा और लेखन शैली इससे आपकी जो है वो आपको पता चलेगी कि लेखन शैली आपकी कैसी है। अब जो लोग जीवन में पहली बार उत्तर लेखन करने जा रहे हैं उनको ये प्रश्न जो है हो सकता है पहले तो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी जो लोग इसको अपनी तरह से लिख सकते हैं कोशिश करिए। फिर बाद में जब उत्तर लेखन की एक अलग से क्लासेस शुरू होंगी तो हम उसमें विस्तृत चर्चा कर लेंगे कि कैसे उत्तर लिखे जाते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कैसे लिख सकते हैं, शुरुआती प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, ये जानने के लिए हमने ये प्रश्न यहां पर दिया है। प्रश्न है, डुप्ले ने पहली बार भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करके विस्तृत राज्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त किया। इस तकनीकी को बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने निपुणता के साथ उपयोग किया। सविस्तार व्याख्या कीजिए। और आप इस प्रश्न को पढ़ते समय ये खुशी महसूस कर सकते हैं कि इसमें लिखे गए जो 2 अलग अलग भाग हैं। पहला भाग है कि डुप्ले ने पहली बार भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया।
तो कैसे हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया, कौन से वो भारतीय राजा थे जो जिस पर डुप्ले की नजर पड़ी थी, किस प्रकार से इंटरफियर किया गया था, इसके बारे में बताना है। फिर इसी चीज को जो फ्रांसीसीज जो ये काम कर रहे थे, इसी बात को अंग्रेजों ने बाद में कैसे पकड़ लिया, वही पूछा जा रहा है कि राज्य क्षेत्रों पर राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त किया और इसी टेक्निक को बाद में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने निपुणता के साथ उपयोग किया। ये शुरुआत तो इन्होंने ही करी फ्रांसीसियों ने, लेकिन ये उसको निभा नहीं पाए और इसीलिए भारत पे इनका शासन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये कैसे इनका शासन होता है, कैसे इस चीज को ये निपटा ले जाते हैं, यही आपको बताना है इस प्रश्न की व्याख्या में। सविस्तार वर्णन करना है, आप आराम से अपने शब्दों में इसको लिखिए। या फिर इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी है, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। या तो भारत में एक क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित करने में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें केवल ऐसे समझ लीजिए कि पहला जो भाग है वो केवल यहां पे पूछा जा रहा है। अगर आप दोनों भागों का तुलनात्मक अध्ययन करके विस्तृत व्याख्या नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इस वाले प्रश्न का आंसर दीजिए। ठीक है, तो आज अध्याय 3 से संबंधित अध्याय जो 3 था उसको मैंने जो विस्तृत रूप से आपको बताया है, आप मुझे लगता है कि आपने ध्यान से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, तो आप सक्षम हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने में। इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके साफ साफ दीजिएगा। और पिछला जो सेशन हुआ है उस पर आधारित जो हमारे पास में एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू भी मैं आपके समक्ष यहां पर रख देता हूं, आप इसका आंसर भी करिएगा। प्रश्न है, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। और यहां पर एडवर्ड स्टीफेंस विलियम हैमिल्टन के बारे में पूछा गया है, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर के बारे में पूछा गया है, हेक्टर के बारे में पूछा गया है और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में पूछा गया है। तो इन तीनों का तो नाम लेकर के मैंने चीज लिखाई है, तो इन तीनों से भी आपको आंसर पूरी तरीके से मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बाकी सही उत्तर जो है वो मैं आपको कहां बताऊंगा, मैं भी बताता हूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या फिर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध प्रथम के बारे में पूछ रहा है और उसके तात्कालिक कारण के बारे में पूछ रहा है, कॉन्टेम्पररी कॉज जो था उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप जो मैंने विस्तृत व्याख्या वाला जो प्रश्न पूछा है, जो मैंने यहां पर पूछे हैं प्रश्न, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं आप हमें। ठीक है, इसको लिख करके बाकायदे आप बढ़िया से, और ये वाला जो प्रश्न है और उसके साथ ये वाला जो प्रश्न है, इसको लिख करके आप मुझे इसका आंसर जो है यहाँ टेलीग्राम पे दे सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं आप। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सीधे इस लिंक का प्रयोग करें, या फिर आप इसे स्कैन भी कर सकते हो डायरेक्टली और वहां से भी आसानी से जुड़ सकते हो। 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसे स्कैन करके जब मुझे भेजेंगे तो वो पीडीएफ के फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में ही भेजें और फोटो सीधी खींचिएगा। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे फोटो खींच के भेज दिए, अगल बगल जो है बिस्तर दिख रहा है, कहीं कहीं टेबल दिख रही है, कहीं घर का कमरा दिख रहा है, ये सब हमको मत दिखाइएगा। निजी रखिए वो सब चीजें, पेपर ही केवल रहे और पेपर का पीडीएफ रहे। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 पेजेस में आ रहा है तो 2 से 3 पेजेस को एक साथ कंपाइल करिएगा, ये नहीं कि एक एक करके आप भेज रहे हैं। और सभी विद्यार्थी, आप जब भी भेजेंगे तो सबसे ऊपर अपना नाम, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप ले रहे हैं उस क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे और फिर आप उसका आंसर यहां पे लिखेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर यहां पर लिख रहे हैं। और आप मुझे ये भी बताएंगे, क्वेश्चन में अपना नाम लिखना है और अपना जो स्टेट है, राज्य जहां से आप बिलोंग करते हैं, बस उतना लिख दीजिएगा और कुछ भी मेंशन नहीं करना है किसी भी तरीके से। इनफैक्ट अगर आप नाम नहीं भी मेंशन करोगे तो चलेगा, बस आपको क्वेश्चन लिखना है और उसका आंसर लिखना है। साफ सुंदर राइटिंग में लिखिएगा और सीधे सीधे पीडीएफ बना करके भेजिएगा। जेपीजी या दूसरी इमेज भेजोगे तो मैं खोल के देखूंगा ही नहीं, डाउनलोड ही नहीं करूंगा। ठीक है, फिर जब आपके आंसर्स मिलेंगे तो मैं एक दिन समय निकाल करके आपके आंसर्स का एनालिसिस भी इसी तरीके से किसी लाइव क्लास में आकर के बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम सेशन की शुरुआत। आज है इकाई 2, यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश शक्ति का सुदृढ़ीकरण। ये यूनिट 2 है और यूनिट 2 में जैसा कि मैंने बताया हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की स्थिति को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक भाग हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि जो मुगल हैं, मुगल उनका अंत किस प्रकार से हुआ, और जिस समय मुगलों का अंत हो रहा है आपको मालूम है कि उसी समय ही
पश्चिमी जो शक्तियां हैं, व्यापारिक शक्तियां, उनका प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि कैसे इनका पतन हुआ। थोड़ा सा इनके पतन के बारे में मैं बताऊंगा आपको, उनके कारणों के बारे में बताऊंगा। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि जब मुगल कमजोर हुए तो मुगल के कमजोर होने के कारण वगैरह तो सब यहां डिस्कशन होगा, लेकिन उनकी कमजोरी के बाद जो राज्य, मुगल साम्राज्य जो था वो जो बटा है, जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ये जो आपको देखने को मिलता है, इस क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहले यहां से शुरुआत करते हैं और फिर यहां तक पहुंचेंगे, तब हमारा जाकर के भारत की स्थिति कवर होगी कि जिस समय ये ब्रिटिशर्स भारत आए हैं। अब यहां पे ब्रिटिशर्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि आगे का इतिहास इन्हीं का ही है और इससे पहले के लोग हार चुके हैं, ये मैंने आपको बताया। इसीलिए यहां पर ब्रिटिशर्स के समय भारत की स्थिति कैसी है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं इस पर डिस्कशन, इस पर चर्चा कि क्या है उस समय भारत की स्थिति। और उससे पहले मैं आपको यहां पर एक नक्शा दिखा देना चाहता हूं। आप इस नक्शे को देखिए, यहां पर क्या लिखा है या फिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इस नक्शे को। देखिए, ये जो पिंक कलर है ना, ये 1605 तक, अकबर के समय के अंत तक, ऐसे समझ लीजिए, उस समय तक जो मुगल साम्राज्य था वो कितना विस्तारित था ये लिखा है। इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था। और नीचे ये पिंक वाला कलर मिला करके, अगर इसमें जो ग्रे कलर है, ये हैदराबाद, बीजापुर, मैसूर, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको दोनों को मिला करके जो आपको भारत की सिचुएशन दिख रही है, ये औरंगजेब की मृत्यु तक था। यानी औरंगजेब ने ये वाला पार्ट, उसमें दक्कन वाला जो पार्ट है जो आप देख रहे हैं, ये औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान जोड़ा। तो आप देख रहे हैं इतना विशाल भारत है और ऑलमोस्ट ये सेंट्रलाइज्ड है। इस सब की केंद्रीय शक्ति जो है वो किसके पास है? ये मुगलों के पास है। ये मुगल हैं और इन्हीं मुगलों के पास में इसकी केंद्रीय शक्ति है। लेकिन जिस समय भारत ब्रिटिशर्स के द्वारा विजय किया जा रहा है, या जो कंपनी का प्रभाव है जिस समय बढ़ाया जा रहा है, उस समय तक यह संकुचित होकर के, ये बहुत ही छोटे छोटे, जो इसका विस्तृत जो एक रूप हुआ करता था, ये विस्तृत रूप जो है सिकुड़ करके बहुत छोटा सा हो गया, तिकोनिया आकार का हो गया। 200-250 मील के आसपास अगर हम देखें तो उत्तर से दक्षिण तक इसका साम्राज्य केवल रह गया, छोटा सा साम्राज्य। तो स्वाभाविक सी बात है, आप इसे मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में देखेंगे। किस रूप में देखेंगे? इस स्थिति को जिसमें हम इतना बड़ा जो मुगल अंपायर है वो घट करके छोटा सा मुगल अंपायर रह जाता है, तो इस स्थिति को हम किस रूप में देख सकते हैं? इस स्थिति को हम मुगलों के पतन के रूप में देख सकते हैं। मुगलों का पतन, है ना? इसको किस रूप में देख सकते हैं हम लोग? मुगलों के पतन के रूप में देख सकते हैं। तो यही बात हमको यहां पर समझना है पहले, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। जो दूसरे चैप्टर से उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। बाबर जिस समय भारत आया उस समय बहुत छोटा सा भारत है, ये वाला एरिया आप मान लो, बस छोटा सा। और अकबर ने उस एरिया को, बाबर से लेकर के अकबर तक उस साम्राज्य को इतना बड़ा किया गया। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अगर देखें तो जो उसके उत्तराधिकारी थे वो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल पाने में अक्षम रहे, यानी कि वो संभाल नहीं पाए। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, बहुत कारण है, कई सारे कारण हैं जिसमें हम मान सकते हैं कि ये मुगलों का अंत किस प्रकार से हुआ होगा। इसमें सबसे प्रमुख कारण माना जा सकता है कमजोर या दुर्बल या अयोग्य शासन प्रणाली। ठीक है, कमजोर या जिनको आप दुर्बल कह सकते हैं, दुर्बल शासन या शासक, यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। औरंगजेब तक तो फिर भी मामला स्ट्रांग रहा, लेकिन यही एक कारण नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण, विदेशी आक्रमण, जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी हम करेंगे। इसके अलावा मुगल दरबार जो था, उसमें दरबार में गुटबाजी होनी शुरू हो गई। दरबार में
गुटबाजी, ये भी एक कारण रहा जिससे मुगल साम्राज्य जो है वो विघटित हुआ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मुगलों के समय में मुगल ये जो इतनी बड़ी सत्ता थी, ये अकेले औरंगजेब थोड़ी चला रहा था, या इतनी बड़ी जो सत्ता थी ये इसको अकेले अकबर थोड़ी चला रहा है, शाहजहां थोड़ी चला रहा है। ये लोग अपने सरदारों के माध्यम से, सरदार को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जो राज्यों के राज्यपाल हैं वो उसके सरदार हैं, केंद्र सरकार के। तो जो सरदार हैं, सरदार मुगल दरबार में जो सरदार हुआ करते थे, उनका नैतिक पतन होना शुरू हुआ। नैतिक पतन, नैतिक पतन का मतलब क्या है कि ये जो सरदार हैं, सरदारों से अपेक्षा की जाती है कि वो केंद्र के साथ मिलकर के काम करें और केंद्र की सल्तनत को कायम रखें। ये उनके दरबार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो नैतिकता है उसका पतन होने लगा, अपना स्वार्थ इसमें जो है इन लोगों को दिखाई देने लगा। और यही कारण है कि आगे चल करके जब मुगल कमजोर हुए तो इन्हीं सरदारों के द्वारा जो भारत है वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हुआ। जैसे हैदराबाद का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अवध का एग्जाम्पल ले सकते हैं, पंजाब राज्य की बात कर सकते हैं, जाट साम्राज्य की बात कर सकते हैं। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे यहां पर, उन्होंने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। बंगाल की बात कर सकते हैं, स्वतंत्र राज्य स्टैब्लिश कर दिया उन सरदारों ने। चर्चा करेंगे इस पर भी थोड़ी बहुत, विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आएगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे जिससे कि आपको ये आधुनिक भारत भी वहीं जो टच कर रहा है वो स्थिति क्लियर हो, आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना बड़ा भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम बनता जा रहा है। ये बात तो समझ में आएगी कैसे ब्रिटिशर्स ने फ्रांसीसीज को हराया, लेकिन ये बात भी समझना उतना ही जरूरी है कि फिर आगे चल करके फ्रांसीसियों से कहीं अधिक बलशाली और कहीं ज्यादा सैन्य ताकत रखने वाले जो दृढ़ भारतीय साम्राज्य थे वो कैसे ब्रिटिशर्स के सामने झुक रहे हैं, उनके पीछे भी तो कारण पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला कारण आप सैन्य दुर्बलता मान सकते हैं। सैन्य दुर्बलता, सैन्य दुर्बलता होना स्वाभाविक है। जब आप विद्रोह करेंगे, जब आप गुटबाजी करेंगे, जब विदेशी आक्रमण होगा और तमाम सारे लोग गुलाम बना लिए जाएंगे, सैनिक भी, तो आपके पास सैन्य क्षमता भी कम हो जाएगी। इसके अलावा धार्मिक कारण भी हैं, और धार्मिक कारणों में सबसे बड़ा कारण जिसको माना जाता है उसमें औरंगजेब का नाम आता है, क्योंकि उसके ठीक बाद से मुगल सल्तनत का अंत होना शुरू हुआ और उसके ठीक पहले इसने तमाम सारे जो धार्मिक लोग होते थे, जो अपनी धार्मिक कट्टरता थी वो लोगों के ऊपर इसने आरोपित करनी शुरू करी, जिसके कारण भी जो सरदार हैं इनका नैतिक पतन होना शुरू हुआ। ये भी एक बात है जिसके कारण भी ये सरदार बिदके, मराठों का नाम ले सकते हैं आप, इसमें सिख सरदारों का नाम ले सकते हैं, इसमें आप जो है जाटों का नाम ले सकते हैं, ऐसे करके। और एग्जाम्पल, आर्थिक कारण भी हैं इसके, जहां इतने कारण है तो वहां आर्थिक कारण भी है, स्वाभाविक है, होगा ही। इनके पतन के आर्थिक कारण भी हैं। आर्थिक कारण क्यों है? फिर वही बात है, इतनी लूट हो रही है, इतने सब लोग अलग हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्थिक कारण, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। नादिर शाह आया तो कितना लूट करके ले गया? 30 करोड़ रुपया लूट करके ले गया, केवल रुपए, बाकी चीजें ले गया सो अलग। तो अहमद शाह अब्दाली आया, कितना लूटा भारत को? बहुत लूट, पैसा बहुत खर्चा हुआ। और सब में बढ़ करके एक और चीज थी कि मुगलों में, या मुगल जो पूरा का पूरा ये अंपायर दिख रहा है, इसमें राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं है। राष्ट्रीय एकता की भावना जो होती है उसका अभाव है, पूर्णतः अभाव है। और अभाव है तभी तो विलगाव है ना? ये अभाव दिख रहा है तभी तो विलगाव दिख रहा है यहां पर, तभी ये पतन हो रहा है। पतन का कारण ही यही होता है। और अंत में इन सब कारणों पे अंतिम कील जो ठोकी है वो ठोकी है यूरोपियों के आगमन ने, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। ये तमाम सारे जब कारण एक साथ जुड़ते हैं तब आपको भारत का एक सुदृढ़ रूप जो है वो कमजोर होता हुआ दिखाई देता है, डिक्लाइन की ओर दिखाई देता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो दे रहे हैं वो उत्तर मुगल कालीन जो शासक हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थिति सबको क्लियर हो गई, हाँ या नहीं?
आप हमारे साथ लिखते चलिए, सुनते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। हिस्ट्री जीने का विषय है जो कि गुजर चुका है। आप कहेंगे गुजरे हुए समय में कैसे जिया जाए, ये मैं आपको सिखाऊंगा और मैं अपने प्रयासों से सिखाने का प्रयास कर ही रहा हूं लगातार कि कैसे इतिहास में जिएं, कैसे महसूस करें इतिहास को। और जो व्यक्ति इतिहास में जिएगा, जो व्यक्ति इतिहास को महसूस करेगा, वो इतिहास को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। इतिहास को समझने का सबसे सही तरीका इतिहास को जीना है। आप जिए उसमें, और उससे एक फायदा और होगा। आप जब इतिहास में जीना शुरू करेंगे, यानी वर्तमान में होते हुए भी भूतकाल में जब जिएंगे, तो उससे आपका एक तो वर्तमान सुधरेगा, दूसरा आपका भविष्य सुधरेगा, और तीसरा इतिहास में जो बायसनेस हैं, जो एक किसी विशेष चीज की तरफ जो झुकाव आपको दिखाई देता है किसी कारण से, वो झुकाव दिखाई देना बंद हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि इतिहास का कोई फला व्यक्ति है जिसे एक लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा काम किया और एक लोग मानते हैं कि बहुत बुरा काम किया। इसका निर्णय कैसे करेंगे आप? क्योंकि किसी ने उसके बारे में अच्छा लिखा, किसी ने उसके बारे में बुरा लिखा। और इतिहास, क्योंकि आप प्रत्यक्षता जी नहीं रहे हैं, प्रत्यक्षता वहां थे नहीं आप, तो आपके पास में जो सोर्सेज हैं, तो वो सोर्सेज या तो उसे अच्छा बता रहे हैं या बुरा बता रहे हैं, और इसी आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ता है। उस निर्णय में आपका निर्णय सही हो, इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर समय में जीना पड़ेगा। जब आप उस समय को जिएंगे, महसूस करेंगे, और जब आप अपने डिसीजन ले रहे होंगे, तो आप बायसनेस जो है ना, वो उससे अलग हो जाएंगे और एक शुद्ध इतिहास पढ़ेंगे। और शुद्ध इतिहास आप पढ़ सकें, यही मेरा प्रयास है आपको बताने का, समझाने का। ठीक है, तो इसको इसी रूप में पढ़ा जा सकता है, इसको इसी रूप में समझा जा सकता है। समझने का प्रयास कीजिएगा और लिखते चलिएगा, साथ ही साथ जानने का प्रयास करते चलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल सल्तनत में किस तरीके से पतन जो है हो रहा है, तो हम इसमें कुछ उत्तर मुगल शासकों के बारे में बात जरूर करेंगे। तो अगर हम कुछ उत्तर मुगल शासकों की बात करते हैं, उत्तर मुगल शासक, अब ये हैं कौन? ये उत्तर मुगल शासक कौन है? वैसे तो आप जब इतिहास में पढ़ते हो, उत्तर का मतलब होता है बाद। जैसे अगर हम कहें मौर्योत्तर काल, तो मौर्य वंश के बाद का काल। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुगल काल के बाद का काल। इसका मतलब ये है, इसको आप मुगल काल वास्तविक रूप में औरंगजेब तक ही चला। मुगलों का जो आदर्श भावना है, मुगलों का जो कह सकते हैं यूनिटी है, वो ब्रेक हो चुका है यहां से। और ये ब्रेक हुआ है 3 मार्च 1707 को, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई। 3 मार्च 1707, ये वो तिथि है जब औरंगजेब की डेथ हुई, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई। अहमदनगर में इसकी मृत्यु हुई। और जब इसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, वहां से औरंगजेब के जो पुत्र हैं, वैसे तो 5 पुत्र हैं, उसमें से 3 जीवित हैं, 2 तो इसी के समय में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें मोहम्मद मुअज्जम जो है, वो आगे गद्दी पर बैठता है बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम कहते हैं उसे। वहां से लेकर के अंत में बहादुर शाह द्वितीय जफर तक, तो मोहम्मद मुअज्जम, इसके बाद अगर हम देखें, ये औरंगजेब की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? औरंगजेब की बात हो रही है। तो औरंगजेब के बाद में जो मोहम्मद मुअज्जम है, मुअज्जम, यहां से लेकर के बहादुर शाह जिन्होंने जफर की उपाधि ली थी, जफर, बहादुर शाह द्वितीय जिनको कहते हैं आप, यहां तक का जो कार्यकाल है, यह कार्यकाल आपका उत्तर मुगल काल कहलाता है। यही आपका उत्तर मुगल काल है। उत्तर, इसी का समय जो है आप क्या कह सकते हैं? उत्तर मुगल काल। और इसका टाइम पीरियड आप देख ही सकते हो, 1707 से शुरू हो जाएगा, 1707 से शुरू हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको बोल सकते हैं आप 1857 तक, ये इसी तरीके से चलेगा, 1707 से लेकर 1857 तक।
और आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण जिस यूरोपीय शक्ति का नाम आप लेंगे वो अंग्रेज हैं। और इस समय अभी अंग्रेजों का प्रभाव है नहीं ज्यादा, मतलब है, शासन में अभी तेजी से इन्वॉल्व नहीं हुए। अभी तो ये फ्रांसीसियों से लड़ रहे हैं, जो दूसरी यूरोपीय क्षेत्रीय शक्तियां आई उनसे लड़ रहे हैं वहां पे। अब औरंगजेब के बाद अगर हम देखें तो उसके जो जीवित बचे हुए बेटे हैं वो हैं मोहम्मद मुअज्जम, एक तो नाम मैंने लिखा, इसके अलावा मोहम्मद आजम है और मोहम्मद कामबख्श है। ठीक है, कौन कौन है? मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद मुअज्जम, इसके अलावा मोहम्मद आजम ये बचा हुआ है, और एक बचे हुए हैं मोहम्मद कामबख्श। ये 3 लोग बचे हुए हैं। और जैसे औरंगजेब के समय में उत्तराधिकार का, औरंगजेब ने भी उत्तराधिकार के युद्ध लड़े थे अपने भाइयों के साथ में अपने पिता के ही समय में, उसी तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद इन 3 बेटों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, और ये उत्तराधिकार का ये युद्ध ये तय कर रहा है कि किस तरीके से आगे का शासनकाल खराब होने वाला है। जिस समय ये शासन खत्म हो रहा है, जिस समय इसकी मृत्यु हुई है औरंगजेब की, उस समय के भारत की विस्तार की अगर हम बात करें, जो ये विस्तार आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो विस्तार आप देख रहे हैं, इस विस्तार में सिंध से लेकर के, ये देखिए सिंध का प्रोविंस है, यहां से लेकर के दक्षिण में खानदेश तक आप जो है कवर कर रहे हैं। तो जिस समय ये उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा है उस समय मुगलों की स्थिति की अगर हम बात करें तो इनके पास में कुल मिलाकर के 21 सूबे थे, 21 प्रांत थे, प्रांत कह लीजिए, सूबा कह लीजिए की बात, 21 प्रांत थे जिस समय ये उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। और इन 21 प्रांतों में एक जो है आपका अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान एक प्रांत था। इसके अलावा जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, नॉर्दर्न इंडिया का जो क्षेत्र है, उसमें 14 भाग थे उत्तर भारत में, और शेष बचे हुए जो 6 थे ये दक्षिण भारतीय प्रांत थे। दक्षिण भारत एक आपका सिंध में था, ये सिंध अफगानिस्तान, औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो खानदेश, ये 6 प्रांत जो हैं आपको ये दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। तो ये जो 21 प्रांतों का समूह है, इन 21 प्रांतों का समूह जो है वो ब्रेक हो रहा है। जिस समय औरंगजेब है, औरंगजेब के समय में इन तीनों लोगों की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मोहम्मद मुअज्जम जो है ये काबुल जो आपको दिखाई दे रहा है, काबुल वाला जो प्रोविंस है उसका ये गवर्नर हुआ करता था, उसका सूबेदार था ये। मोहम्मद आजम जो हैं ये गुजरात के सूबेदार थे, गुजरात के, इनको पश्चिम में गुजरात का हिस्सा मिला था और इनको बिल्कुल पश्चिम में चला जाएगा तो काबुल का प्रांत मिला हुआ था। और जो कामबख्श हैं इनको दक्षिण भारत में जो गोलकुंडा के आसपास का जो जगह है, बीजापुर, वो वाला प्रोविंस इनको मिला हुआ था। ये तीनों लोग इन जगहों के कह सकते हैं कि सूबेदार थे। और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मोहम्मद आजम जो था, ये मोहम्मद आजम अपने पिता का अंतिम संस्कार करने जाता है और अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है, बादशाह घोषित कर लेता है, बादशाह हिंदुस्तान बन जाता है अपने वजीर की सहायता से। तो ये शुरुआती सिचुएशन है जो मैंने आपको यहां पर बताई। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो शक्तियां हैं इन्हीं को ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने बताया कि इनका जो बेटा है मोहम्मद आजम, उसने अपने आप को पहले सल्तनत जो पूरी है, बादशाहत जो पूरी है, उसको अपने हाथों में ले लिया और अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। तो इन दोनों शक्तियों के बीच में उत्तराधिकार के संघर्ष हुए हैं, उन संघर्षों को भी हम समझेंगे। मैंने आपको बताया कि इस संघर्ष में आप देख पा रहे हैं कि इनका डिवीजन जो है वो किस प्रकार से,
औरंगजेब की मृत्यु पे जब आजम खान ने अपने आप को 1707 में मुगल सल्तनत का बादशाह घोषित किया, और ये खबर जो है जब इनके पास पहुंची, मोहम्मद मुअज्जम के पास जब पहुंची, तो मोहम्मद मुअज्जम जो है वो उस समय पेशावर में था। मोहम्मद मुअज्जम जो है उस समय पेशावर में था, और ये पेशावर से दिल्ली की ओर चला, और आगरा के पास में पहुंच करके वो एक जगह पहुंचता है शर-ए-शाहदौला। वहां पहुंचकर अपने आप को वो भी बादशाह घोषित कर देता है। अब एक ही सल्तनत के दो बादशाह। तो इन दोनों बादशाहों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसे लड़ा गया था। आगरा के पास में जगह है एक सामूगढ़, और सामूगढ़ के पास में एक जगह है जजाओ। तो आगरा के पास, आगरा के निकट तकरीबन 20 मील के आसपास है सामूगढ़, और वहां पे एक जगह है जजाओ, या कहीं कहीं जजाऊं लिखा रहता है, जजाऊं। ठीक है, तो ये जजाऊ का युद्ध कहलाता है। यहां पर एक युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में आजम जो है वो मारा गया। आजम मारा गया, ये हार गया, और साथ ही साथ इसके दो बेटे थे, वो दोनों बेटे भी मारे गए। और जब ये मारे गए, इसकी मृत्यु हो गई, तो जो एक बादशाह बचा, और वो एक बादशाह कौन था? वो फिर बड़ा बेटा जो मोहम्मद मुअज्जम था वो था। तो मोहम्मद मुअज्जम जो है वो अपना शासन वहां से कर रहा होता है। अब मोहम्मद मुअज्जम के बारे में जब कामबख्श को पता चलता है, ये कामबख्श जो है जब इसको पता चलता है, तो ये भी उत्तराधिकार के युद्ध में अपने आप को पार्टिसिपेट करता है। और अब जो है मुअज्जम और कामबख्श के बीच में, कामबख्श, इन दोनों के बीच में हैदराबाद के पास जो है, हैदराबाद, उसके पास में आपका युद्ध होता है। और हैदराबाद के पास में होने वाले इस युद्ध में कामबख्श जो है ये हार जाता है, और मोहम्मद मुअज्जम जो है ये गद्दी पर, फाइनली गद्दी पर बैठ जाता है। इस तरीके से उत्तराधिकार के युद्ध में अंततः जो है मुअज्जम जीता, और इसके बाद मुअज्जम ने बहादुर शाह की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? इसने जो है बहादुर शाह की उपाधि ली। बहादुर शाह, बहादुर शाह। और ये बहादुर शाह की उपाधि लेकर के, अब क्योंकि आगे भी एक बहादुर शाह हुआ, इसलिए इतिहास में इसको बहादुर शाह प्रथम लिखा जाता है। और ये स्वयं को बहादुर शाह प्रथम थोड़ी कह रहा है, इस व्यक्ति ने बहादुर शाह प्रथम की जो है वो उपाधि ली है, और इसी बहादुर शाह की उपाधि से ये गद्दी पर बैठ गया है। तो इस तरीके से इस उत्तर मुगल शासक की होती है शुरुआत। पर मैं पूरा उत्तर मुगल शासन नहीं आपको बताने जा रहा हूं, बल्कि उसकी जगह पर मैं छोटा सा इतिहास जो है वो आपको बताऊंगा कि बहादुर शाह के बाद में, बहादुर शाह प्रथम के बाद में कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग जो थे वो उस समय मुगलों में शासन कर रहे थे। मुगलों में, उत्तर मुगल जो हैं, उनमें शासन जो है करने वाले कौन कौन लोग हुए। अब इन उत्तर मुगलों में, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले आपको यहां पर नाम देखने को मिल गया, ये मोहम्मद मुअज्जम, जिसे आप बहादुर शाह कहेंगे, जिसे आप क्या कहेंगे? बहादुर शाह। ये बहादुर शाह प्रथम होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, ये बहादुर शाह प्रथम को गद्दी मिली 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और तकरीबन 1712 तक जो है ये गद्दी पर रहा। कोई खास जो है इसका शासन प्रभावशाली नहीं है। और आप समय भी देख रहे हैं 1707 से 1712 तक आना जाना बहुत सारे शासकों का यहां पे लगातार होता रहा। उसके बाद जहांदर शाह गद्दी पर बैठा, और ये भी कोई ज्यादा दिन तक नहीं रहा। जहांदर शाह जो है वो गद्दी पर बैठा, और ये 1712 से लेकर के 1713 तक ही गद्दी पर रहा। 1713, बहुत ज्यादा लंबा इसका भी शासनकाल नहीं रहा। तो ये जब आपका शासनकाल ही लंबा नहीं है, तो आप स्टेब्लिश कैसे करेंगे अपने आप को, अपनी नीतियों को लेके ही नहीं आ पाएंगे। इसके बाद फर्रुख शियर रहा। फर्रुख शियर, इसको तो घृणित कायर के रूप में कहा जाता है। घृणित कायर फर्रुख शियर के रूप में जाना जाता है। 1713 से लेकर के 1719 तक इसका शासनकाल रहा। और आपको मालूम है कि इसी के समय में 1717 में अंग्रेजों को इसी व्यक्ति ने
अंग्रेजों को मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड जो था, मुक्त व्यापार के लिए एक मैग्ना कार्टा, एक संधि पत्र दिया। चर्चा करेंगे उसके ऊपर बाद में। तो फ्री ट्रेड करने के लिए, मुफ्त में व्यापार करने के लिए बंगाल में, उसके आसपास के प्रांत में इसका फरमान जारी किया। और यही फरमान आगे चल करके प्लासी के युद्ध का कारण बनेगा। तो वो जब बनेगा तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो आप यहां पर फिलहाल समझिए कि कौन कौन लोग उत्तर मुगल काल में हैं, और आप उससे एहसास करिए कि अंग्रेजों को कितना अवसर ये लोग देंगे ये छोटे छोटे शासनकाल में। और इसी के बाद जो है 2-3 गैप आपको देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कुछ कुछ महीनों के। उसके बाद मोहम्मद शाह जो है वो गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद शाह ये गद्दी पर बैठता है, और ये 1719 से लेकर के 1748 तक थोड़ा सा लंबा कार्यकाल इसका चलता है। 1719 से लेकर 1748 ये मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला के नाम से जानते हैं। इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत में, आपको मालूम होगा। तो नादिर शाह के आक्रमण को भी अभी हम देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो 1748 से 1754 तक जो है वो अहमद शाह का शासनकाल आपको देखने को मिलता है। अहमद शाह इनका कार्यकाल आपको 1748 से लेकर के 1754 तक देखने को मिलता है। यहां नादिर शाह के बारे में आप जानेंगे। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और मुगलों को कमजोर किया। और यहां पर अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और इसने भी मुगलों को कमजोर किया। और आप देखिए अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण अहमद शाह के समय में, मतलब 4 से 5 बार अहमद शाह के समय में ही आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली भारत में 7 बार आक्रमण किया है, हर बार जीता नहीं है, हालांकि एक अलग बात है। उसके बाद शाह आलम, शाहजहां तृतीय आते हैं। उसके बाद शाह आलम द्वितीय आते हैं, बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, अकबर शाह द्वितीय आते हैं, और अकबर शाह द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय आते हैं। ऐसे करके अंततः जो है वो आपका बहादुर शाह द्वितीय तक का जो ये कार्यकाल है आपका चलता है। ठीक है, तो शुरुआत के 3-4 नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि यहां से हमको वो सिचुएशन उठानी है जिसमें हमको पता चलेगा कि कैसे भारत में इनका अंत हुआ। क्लियर हो रही बात, हाँ या नहीं? तो मैंने आपको बताया बहादुर शाह है, ज़ादा शाह है, फर्रुखशियर है, मोहम्मद शाह है। उसके बाद जो है अहमद शाह है, जिसके समय में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करेगा। उसके बाद आप आलमगीर द्वितीय का नाम लिख सकते हैं, शाहजहां तृतीय का नाम लिख सकते हैं, शाह आलम द्वितीय का नाम लिख सकते हैं, अकबर शाह द्वितीय का नाम लिख सकते हैं, और फिर बहादुर शाह द्वितीय का नाम आप लिखेंगे। ये सब आक्रमण के समय है। ये है उत्तर मुगल काल का पूरा समय, बहादुर शाह द्वितीय के समय तक। 1837 से लेकर के 1857 तक इसने शासन किया है। और आपको मालूम है कि 1857 के बाद मुगल सत्ता जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई, खत्म। यहां से मुगलों का नाम खत्म हो गया, मिट गया। नाम तो यहीं से मिटना शुरू हो चुका था 1707 से, लेकिन फिर भी धीरे धीरे किसी तरह लुढ़कते लुढ़कते ये चलते रहे। तो अब इसमें आपने ये देख लिया कि किस तरीके से कमजोर शासन वाली जो मैंने पॉइंट बताया था आपको, यहां पर ये वाला जो पॉइंट गिनाने का प्रयास किया था कि दुर्बल या कमजोर जो शासक हैं वो किस प्रकार से इसके लिए जिम्मेदार हैं, ये मैंने आपको यहां पर बताया। भारत की सिचुएशन में ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि विदेशी आक्रमणकारी जो हैं उन्होंने कैसे इस भारत को कमजोर किया। और जब हम विदेशी आक्रमणकारियों की बात करेंगे तो सबसे पहले नादिर शाह के आक्रमण की बात जरूर करेंगे। नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है। यहां पर हम नादिर शाह के आक्रमण की बात करेंगे। नादिर शाह ईरानी आक्रमणकारी था, ईरान से आया था, और इसे आपको मालूम है इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन, बड़ी तेजी से इसने युद्ध लड़े। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उस समय भारत में मोहम्मद शाह का, आपने उसको रंगीला की उपाधि दी है, मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से लेकर के 1748। यानी जिस समय इसने शासन किया है उस समय मुगल कौन है? वो है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। ये भारत में शासन उस समय कर रहा है जिस समय नादिर शाह का आक्रमण। और नादिर शाह के आक्रमण का कारण क्या है कि इससे पहले की सिचुएशन, नादिर शाह से पहले की सिचुएशन देखें तो मुगलों और ईरानियों के बीच में कूटनीतिक संबंध हुआ करते थे।
मुगल और ईरानी जो हैं ये आपस में कूटनीतिक संबंध रखते थे। कूटनीतिक संबंध की आवश्यकता पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? क्योंकि जब मुगलों को पश्चिमी उत्तर प्रांत में जब अपना शासन करना होता था, वहां पर किसी प्रकार के सैन्य अभियान करने होते तो ये सहायता करते थे। तो इनके जो है आपस में कूटनीतिक संबंध थे, लेकिन ये कूटनीतिक संबंध तब खराब हो गए जब नादिर शाह जो है वो ईरान का बादशाह बना या ईरान का शाह बना। और नादिर शाह जब ईरान का शाह बना तो उसके संबंध जो है आप देख सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीला से ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी नादिर ने मोहम्मद शाह को एक खत लिखा और खत लिख करके कहा कि आप अफगानियों की सहायता ना करें, अफगानों से अपने संबंध ना रखें। और जब ऐसा करने के लिए कहा तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह ने नादिर शाह का जो पत्र आया था उसको इग्नोर कर दिया, जवाब नहीं दिया। यानी नादिर ने क्या कहा? मोहम्मद शाह से कहा कि अफगानों से संबंध ना रखें। ठीक है, ऐसा करने की अपील करी है। यह अपील किसने करी है? यह अपील करी है नादिर ने। किससे करी है? मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह से। लेकिन मोहम्मद शाह ने क्या किया? अनसुना कर दिया, अनसुना। ठीक है, मोहम्मद शाह ने ये जो रिक्वेस्ट है नादिर शाह की, इसको अनसुना कर दिया। और इसी बात से नादिर शाह क्रोधित हुआ। एक तो ये कारण है नादिर शाह का भारत में आक्रमण करने का, एक कारण है ये। नादिर शाह ने भारत में आक्रमण क्यों किया, उसका एक कारण ये है कि उस समय इग्नोर किया मोहम्मद शाह ने नादिर शाह की रिक्वेस्ट को। दूसरा कारण जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नादिर शाह जो है वो धन की लूट करना चाहता था। लुटेरा तो था ही, तो ये धन को लूटना चाहता था। मतलब बहुत धन की चाहत चाहिए थी इसको, चाहत थी इसको। और इसे लगा कि हमें यहां से ये अच्छा सिचुएशन या अवसर मिल रहा है। इसने भारत पे 1739 में भारत पर आक्रमण कर दिया। 1739 24 फरवरी 1739 को 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। और शुरुआत में जो पश्चिमी पंजाब का जो एरिया है उसको जीत भी लिया इसने। और फिर जब ये सेना लेकर के आगे बढ़ा तो करनाल के पास में युद्ध हुआ नादिर और ये मोहम्मद शाह का। इन दोनों का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद शाह जो है ये हार गया। तो जब मोहम्मद शाह हार गया तो इसने युद्ध का हर्जाना भरा और हर्जाना भरने के लिए कहा कि हम 50 लाख रुपए जो है हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं। 50 लाख रुपए हर्जाने को लेकर के नादिर शाह इन्हें दंडित करके यहां से वापस जाना चाहता था। लेकिन उसी समय अवध का नवाब जो है सादत खान, अवध का नवाब, अवध का जो नवाब था सादत खान, ये सादत खान जो है वो नादिर से कहता है कि कहां 50,000 में संतुष्ट हो रहे हो, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो तुमको वहां से तकरीबन 20 करोड़ का फायदा होगा, 20 करोड़ रुपए प्राप्त करोगे। और ये वो सिचुएशन हुई, ये वो स्थिति हुई या ये वो लालच हुआ, क्योंकि धन की अभिलाषा तो है। और जब इसे पता चला कि दिल्ली में इतना धन मिल जाएगा हमें, तो ये दिल्ली की ओर चल पड़ा। 1739 में ये दिल्ली की ओर गया है तकरीबन मार्च में, 20 मार्च के आसपास। और जब ये मार्च अप्रैल, ऐसे मुझे महीना एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब ये दिल्ली गया, नादिर शाह जब दिल्ली गया तो 2 ही दिन पश्चात दिल्ली के कुछ लोगों ने नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी। और जब नादिर शाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी तो नादिर शाह ने खुला फरमान जारी कर दिया कत्लेआम का। और तकरीबन 2 महीने तक जम के कत्लेआम हुआ, हजारों लोग मारे गए और लाखों करोड़ों जो है वो लूट जो है यहां से हासिल हुई। और जब 15 मई तक वो वहां रहा तकरीबन, और मई 1739 में जब वो वहां से वापस चला तो इस नादिर के पास दिल्ली से 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, कहां 50 लाख और कहां 30 करोड़, 30 करोड़ रुपए
नगद प्राप्त हुए, मयूर सिंहासन प्राप्त हुआ, इस 30 करोड़ के अलावा, और कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, न जाने कितने गुलामों को अपने साथ ले गया, सैनिकों को अपने साथ ले गया, जो स्थानीय कारीगर थे उनको अपने साथ ले गया, तमाम सारे लोगों को अपने साथ ले गया। तो ना सिर्फ आर्थिक बल्कि जन और धन दोनों की हानि हुई। जन भी गए यहां से, धन भी गए यहां से। इस प्रकार की लूट यहां पर हुई किसके समय में? ये मोहम्मद शाह के समय। और इसी स्थिति ने, ये जो विदेशी आक्रमण हुआ, ये पहला विदेशी आक्रमण जो आपको प्रथम विदेशी आक्रमण के रूप में, महत्वपूर्ण प्रथम विदेशी आक्रमण जो आपको दिख रहा है, प्रथम का मतलब उस समय का पहला जो है, वो जो आपको दिख रहा है, उसने दुर्दशा कर दी, पूरी दिल्ली को हिला करके रख दिया। लूटपाट का ये दौर शायद दिल्ली ने उस जमाने में पहली बार देखा था इस तरीके का। इतना बुरी तरीके से नादिर शाह ने आक्रमण किया। तो इससे भी मुगल सल्तनत जो है वो कमजोर हुई। तो एक आक्रमण तो आपने ये देखा, इसके बाद एक और आक्रमण है। तो जो दूसरा आक्रमण है वो अहमद शाह अब्दाली का है। अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली का जब भारत पे आक्रमण हो रहा है तो उस समय भारत में अहमद शाह ही राजा है। ये अहमद शाह दूसरा है, ये अहमद शाह अब्दाली अलग है। ठीक है। नादिर शाह जो था, ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक उसने सब कुछ जीत लिया था और इधर दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया था। 1747 में नादिर शाह की डेथ हुई। 1747 में जब नादिर शाह की जब मृत्यु हुई, तो इस मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठा, अफगानिस्तान का जो शासक बना, अफगानिस्तान का जो शासक बना, वो शासक कौन था? वो शासक कोई और नहीं, ये अहमद शाह अब्दाली था। यानी अहमद शाह अब्दाली जो है वो नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान का शासक बना। आप इसे ऐसे समझिए। और ये जो अहमद शाह अब्दाली है, इसकी भी धन लूटने की, मतलब इसका भी जो प्रमुख उद्देश्य है वो धन की लूट है। ये भी धन का लालची है। तो उस समय पंजाब का एक सूबेदार था जिसका नाम था शहनवाज खान। तो शहनवाज खान जो है, ये उस समय पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का सूबेदार। इसी सूबेदार ने एक तरीके से इस अफगान अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रित किया था कि आप जो है यहां पर आक्रमण कर सकते हैं और दिल्ली विजिट कर सकते हैं। अपने निजी हित के लिए ऐसा उसने किया। और अगर आप टोटल आक्रमणों की बात करेंगे तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर तकरीबन 7 बार जो है वो आक्रमण किया। 7 बार आक्रमण। और आप समझ सकते हैं कि 7 बार आक्रमण किया तो कितना नुकसान आर्थिक रूप से हुआ होगा और कितना नुकसान जो है वो सैन्य रूप से हुआ होगा। बहुत हुआ। पर यह आक्रमण हो क्यों रहे थे? इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो धन की लूट। ये आक्रमण हो रहे थे धन की लूट के लिए, यानी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने आप को आर्थिक समृद्धिवान बनाने के लिए। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहा जाता है। इसका जो टाइटल है इसको बोला जाता है दुर्रे दुरानी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है दुर्रे दुरानी। दुर्रे दुरानी का मतलब होता है युग का मोती, उस तत्कालीन युग का मोती। इतना तो ये लालची है। दुर्रे दुरानी के नाम से इसी अहमद शाह अब्दाली को जाना जाता है। और आपने देखा कि ईरान का जो नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। ये कुछ उपाधियां हैं जिन दोनों की, जो तो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, समझा रहा हूं लगातार, आप इसको समझिए कि जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो उद्देश्य जो है वो धन की लूट है। 1748 में इसका पहला आक्रमण हुआ और पहला आक्रमण जो है उसने पंजाब पर किया। 1748 में इसने पहला आक्रमण जो है वो कहां किया? पहला आक्रमण इसका कहां हुआ? पंजाब में हुआ। लेकिन पंजाब में इसका जो ये आक्रमण हुआ ये असफल रहा, सफल नहीं हो पाया। और पंजाब में लास्ट में भी आक्रमण किया है इसने सिखों के खिलाफ,
इसके लास्ट में भी हुआ, सिखों से वो जीत नहीं पाया, लास्ट में भी नहीं जीत पाया, शुरुआत भी हुआ था उसमें भी हारा। अगले साल 1749 में ये दूसरी बार आया और मोइनुल मुल्क जो था वो पंजाब का गवर्नर था उस समय, उससे युद्ध किया। 1749 में फिर से पंजाब पे इसने आक्रमण किया। ये इसका सेकंड आक्रमण है मोइन उल मुल्क। ये जो है उस समय पंजाब का गवर्नर है और ये गवर्नर जो है, ये मोइनुल मुल्क जो है, ये हार गया। तो ये दूसरा आक्रमण था जो पहली बार इसके लिए सफल हुआ। किसके लिए? अहमद शाह अब्दाली के लिए। और यहां से काफी ज्यादा लूटपाट करके ये पंजाब की ओर, अफगानिस्तान की ओर वापस चला गया। उसके बाद 1752 में इसने फिर आक्रमण किया और उस समय मुगल सम्राट जो है वो अहमद शाह था। ठीक है, 1752 के आसपास जो है, 1752 के आसपास इसने तीसरा आक्रमण किया, थर्ड अटैक। और जो तीसरा आक्रमण है ये मुगल बादशाह जो था उस समय उसके खिलाफ हुआ है। और वो मुगल बादशाह कौन है? अहमद शाह। और अहमद शाह जो है इस युद्ध में हार गया और इसे अहमद शाह से पंजाब का और सिंध का जो प्रोविंस है वो प्राप्त हुआ। पंजाब और जो सिंध था वो इसे मिल गया। इस तरीके से ये इसकी तीसरी विजय भी सक्सेसफुल रही। उसके बाद ये 1757 के आसपास, 1757 में ये व्यक्ति जो है, ये 1757 के पास जो है दिल्ली में प्रवेश कर जाता है और वहां पे लूटपाट करता है दिल्ली। और दिल्ली में मथुरा में, आगरा में, इन सब जगहों पर इसने लूटपाट किया। ये 1757 में चौथी बार बहुत लूटा। और लूटने के बाद, इस लूटपाट को करने के बाद दिल्ली में इसने चेंजेस किए और चेंजेस करके आलमगीर द्वितीय को इसने सम्राट बना दिया। इमामुल मुल्क जो है उसको जो है इसने वजीर वहां सम्राट का नियुक्त किया। और नबीबुद्दौला ये व्यक्ति था जिसको उसने मुगल सम्राट दरबार में मीर बख्शी का पद दिया और ये करके ये यहां से लौट गया। ये सब चीजें जो हैं आपको इस दौरान देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है यहां पे, नबीबुद्दौला को जो मीर बख्शी का पद दिया है, यही अगला जो आक्रमण इसका होगा, छठवीं पांचवीं बार, उसका कारण बनेगा। मार्च 1758 में एक मराठा थे, मार्च 1758 में की घटना है। ये 1757 की घटना मैंने आपको यहां पर दिखाई ना, हाँ ठीक है, 1757 की घटना दिखाई। मार्च 1758 में पेशवा रघुनाथ राव थे और पेशवा रघुनाथ राव जो है ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंच करके इन्होंने यहां से सारी चीजों को बदल दिया और नबीबुद्दौला जो था इसको मीर बख्शी के पद से हटा दिया, वहां से इसको हटा दिया। और जब नबीबुद्दौला जो है इसको जब हटाया तो ये बात अहमद शाह को अच्छी नहीं लगी। अहमद शाह अब्दाली की बात हो रही है, ये अहमद शाह मुगल जो शासक उसकी बात नहीं हो रही। अहमद शाह अब्दाली को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसीलिए वो पेशवा को दंडित करने के लिए या मराठों को दंडित करने के लिए, मराठों को से बदला लेने के लिए कह सकते हैं, ये अगली बार पांचवी बार भारत आएगा। और 14 जनवरी 1761 को पानीपत में मराठों के खिलाफ मराठा अफगान युद्ध हो गई, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है वो विजित होगा और मराठा जो है ये पराजित हो जाएंगे। मराठे पराजित हुए और नबीबुद्दौला जो ये था, नबीबुद्दौला ये फिर से
ये फिर से क्या बना दिया गया, मीर बख्श का इसको पद दिया गया। ठीक है, इसलिए आप यहां पर समझ सकते हैं कि ये पानीपत का तीसरा युद्ध है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में विजित हुआ। उसके बाद छठवीं बार और सातवीं बार भी ये आया पंजाब को जीतने के लिए, लेकिन पंजाब को वो जीत नहीं पाया। ठीक है, मतलब पांचवां आक्रमण, ये पांचवां आक्रमण हो गया। छठवां और सातवां जो आक्रमण उसने किया है ये पंजाबियों के खिलाफ किया है, पंजाबियों के विरुद्ध। लेकिन पहला वाला तो बिल्कुल असफल रहा, दूसरे वाले में भी काफी उसको समय लगा। पंजाबियों को वो सजा देना चाहता था, सजा दे नहीं पाया और असफल हुआ और निराश होकर यहां से वापस चला गया। तो इस तरीके से अहमद शाह अब्दाली जो है उसने भी अपने इन लगातार आक्रमणों की वजह से भारत को काफी नुकसान पहुंचाया। तो आपको इन नुकसानों में जो मैं आपको यहां गिना रहा था विदेशी आक्रमण, वो भी आपको यहां पर पता चले। तो इस प्रकार से अगर हम विदेशी आक्रमणों के बाद अगर हम देखें तो अगला प्रमुख कारण आपको दरबार में गुटबाजी का दिखता है। दरबार में गुटबाजी का मतलब यह हुआ कि वैसे भी देखिए ये जो गुटबाजी है ना, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं चलती थी। अकबर के समय में तो बहुत चलती थी, हुमायूं के समय में भी बहुत गुटबाजी हुई। लेकिन वो जो लोग थे उन्होंने दरबार में इस तरीके की जो कह सकते हैं कि आपस में गुटबंदी जो हुआ करती थी, दलबंदी जो हुआ करती थी, उस दलबंदी पे वो अपना मतलब कमांड रखते थे। लेकिन मुगल्स जो हैं वो दलबंदी पे, ये जो लेटर मुगल्स के लोग हैं ये दलबंदी पे कमांड नहीं रख सके और तमाम सारे लोग एक दूसरे से मतलब अलग होते रहे। एक दल दूसरे दल का साथ दे रहा है, दूसरा दल तीसरे दल का साथ दे रहा है। तो ये सब चीजें जो है अंदर ही अंदर चल रही थी। सरदारों की थोड़ी सी हम यहां पर बात कर लेते हैं। सरदारों में किस प्रकार से नैतिकता का पतन हमको यहां पर देखने को मिलता है। अगला जो कारण हमको पता चलता है वो क्या है, सरदारों का नैतिक पतन। अब सरदार कौन है ये मैंने आपको बताया, या फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो पूरा का पूरा मुगल है, जो दरबार है, अगर हम देखें इसके प्रशासन में बादशाह तो है ही, लेकिन बादशाह के नाम पर जगह जगह तमाम सारे जो प्रांत थे उन प्रांतों को विजय किया जाता था, जीता जाता था। और वो प्रांत जो है किसी न किसी अपने खास निकट संबंधी को, व्यक्ति को या फिर भरोसेमंद व्यक्ति को गवर्न करने के लिए दिया जाता था। तो वहां के गवर्नर होते थे, गवर्नर, इन्हीं को हम लोग सरदार बोलते थे। वैसे ये सरदार जो हैं ये राज्यसभा में होते थे, राज्यसभा में सरदार रहते थे और इन्हीं के नाम पर वो प्रोविंस चलते थे। अगर मैं एग्जांपल दूं तो शायद आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बैरम खान, बैरम खान का नाम सुना होगा, ये प्रमुख सरदारों में से एक था हुमायूं और अकबर के समय में। इसके अलावा आपने मुनीम खान का नाम सुना होगा, मुनीम खान। कुछ नाम तो आपने निश्चित रूप से सुन रखे होंगे, कुछ नहीं तो आपने मान सिंह का नाम सुन रखा होगा, मान सिंह। ये भी बहुत कह सकते हैं कि योग्य सूबेदार थे। जयसिंह का नाम सुन रखा होगा, जयसिंह, ये सूबेदार थे। एतमाउद्दौला का नाम सुन रखा होगा, एतमाउद्दौला। आसफ खान का नाम सुना होगा। ये सब लोग कौन हैं? ये सब लोग अलग अलग मुगल बादशाहों के समय में सरदार हुआ करते थे, इन्हीं को सरदार की उपाधि दी जाती थी। तो मतलब बादशाह के बाद ये छोटे बादशाह थे जो अलग अलग प्रोविंसेस पे इन्हीं के नाम से शासन करते थे, ऐसे समझ लीजिए। तो जब उत्तर मुगल में इसी तरीके के जो रोल अदा करने वाले लोग हैं उनकी अगर हम बात करें तो हुसैन अली मोहम्मद अली का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? हुसैन अली मोहम्मद अली। ठीक है, तो इसमें नाम जो है आपका किसका आ रहा है? हुसैन अली और मोहम्मद अली का आ रहा है। तो ये कौन है? इनको आप लोग अली ब्रदर्स के रूप में जानते हैं, या जो उस समय आपने सुना होगा सैयद बंद, अली ब्रदर्स नहीं, अली ब्रदर्स तो बाद में आएंगे, जिस समय हम लोग क्रांतिकारी गतिविधियां पढ़ रहे होंगे, आंदोलन पढ़ रहे होंगे उस समय। ये सैयद बंधु कहलाते हैं, सैयद। ये सैयद बंधु हैं
किंग मेकर्स कहा जाता था इनको लेटर मुगल पीरियड में। तो सैयद बंधु हैं। इसके अलावा आपको नबीबुद्दौला का नाम मैंने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, मीर बख्श जो था, नबीबुद्दौला, नबीबुद्दौला इसका नाम आपको देखने को मिलता है, जो कि मीर बख्श की उपाधि पर था। ये इसको जो है अवध का ये सूबेदार भी हुआ करता था। निजामुल मुल्क का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा, कल ही सुना होगा, निजाम उल मुल्क। ये निजामुल मुल्क जो है ये हैदराबाद जो स्वतंत्र हैदराबाद है, स्वतंत्र हैदराबाद, उसको बसाने वालों में इसका नाम है। अवध को बसाने वालों में इसका नाम है। ठीक है, ये अली बंधु हैं। इन्होंने तो तमाम सारे इस तरीके के फोड़ने फोसने वाले काम किए हैं। ये सब लोगों की अगर हम बात करें तो इनका नैतिक पतन हुआ, और नैतिक पतन यही हुआ कि ये सब बहुत स्वार्थी हुए। ये सब क्या हुए? स्वार्थी हुए। मुगल जो दरबार के साथ जो इनका सरदार वाला जो बिलीव था, वो बिलीव टूट गया और इन लोगों ने स्वतंत्र साम्राज्य स्टैब्लिश करने का प्लानिंग जो है वो किया है। तो ये हमको देखने को मिलता है। इस तरीके से तमाम सारी क्षेत्रीय शक्तियां भी इसी तरीके से उदित होने लगी। इसमें हैदराबाद जो है निजामुल मुल्क के उदाहरण के तौर पर दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, मराठों की बात कर लेते हैं। मराठों की बात कर लें तो जब उधर मुगल सल्तनत का जब पतन होने लगा तो यहां पर मराठा शक्ति का उदय हो रहा है। मराठा शक्ति का उदय होना शुरू हुआ है। और मराठा शक्ति के उदय का कारण यह है कि अभी तक जो मुगल बादशाही थी, बादशाह जो शब्द है ये पादशाह से आता है, पादशाही, तो इसको हम लोग मुगल पादशाही बोल सकते हैं। मुगल बादशाह थे वो। तो मराठे ये कहते थे कि अब वो कमजोर हो चुके हैं, तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर में काफी जगहों पर इन्होंने अपना जो कह सकते हैं कि प्रसार है वो कर भी लिया था। और इसीलिए मुगल शक्ति जो है वो हिंदू पातशाही को लेकर के आगे, हिंदू पातशाही का जो आदर्श है, हिंदू पातशाही का जो संकल्प है, इसको लेकर के उत्तर की ओर बढ़ने लगी। और ये भी जो है मुगलों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार थे, क्योंकि मुगल तो अब तो कमजोर हो ही चुके थे। सेना की दुर्बलता, ये आप सब लोगों को मालूम है कि सेना की दुर्बलता जो है वो कितना बड़ा कारक थी। सेना की दुर्बलता, सेना की दुर्बलता का कारण क्या था? मैंने आपको बताया पहले भी और यहां पर भी क्लियर कर दे रहा हूं कि सेना की दुर्बलता का प्रमुख कारण यह था कि तमाम सारे जो विदेशी आक्रमण हुए, तमाम सारे जो क्षेत्रीय बंटवारे हो रहे हैं, तो जब बंटवारे हो रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि सेना का भी बंटवारा हो रहा है और इसी सब कारण से आर्थिक जो नुकसान है, आर्थिक नुकसान जो है वो भी जो है उठाना पड़ रहा है। किसको? मुगलों को। आर्थिक नुकसान भी आपको यहां पर उठाना पड़ा और पड़ेगा ही, क्योंकि आपका दरबार जो है वो बिखर रहा है, राज्य बिखर रहा है, राज्य बंट रहा है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो धार्मिक कारण का है। धार्मिक कारण जो है वो कैसे अपना योगदान देती है, इसमें आप औरंगजेब से शुरुआत कर सकते हैं। औरंगजेब की धार्मिक जो नीति थी, धार्मिक नीति, इसी धार्मिक नीति ने कहीं ना कहीं आगे चल करके, क्योंकि आगे के मुगल जो है उतने ज्यादा कठोर नहीं हुए, मजबूत नहीं हुए, तो इनकी नीति उनको नुकसान पहुंचा गई। और इसी औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण जो जाट थे, सतनामी थे, राजपूत थे, आप जाटों का नाम लिख लीजिए, सतनामी, राजपूत, मराठे, ठीक है, ये तमाम सारे जो लोग हैं, और सिख का नाम तो इंपॉर्टेंटली सिख नाम लिख सकते हैं आप, सिख, इनके विद्रोह जो है वो होने शुरू हुए। और इनके विद्रोहों ने, इनके जो है विद्रोह जो है वो हो चुके थे क्योंकि आपने धार्मिक कट्टरता जो है ज्यादा इनके ऊपर आरोपित कर दी थी। तो ये भी आपसे विलग होना चाहते हैं और हुए ही, और आगे चल करके इन्हीं के रूप में अलग अलग प्रांत जो है वो स्टैब्लिश हुए, बुंदेल हुए, इन सब लोगों ने अपने अलग अलग प्रांत जो है वो स्टैब्लिश कर दिए। और नादिर शाह के आक्रमण वगैरह ने तो आर्थिक नुकसान पहुंचाया था, पहले हमने आपको बताई।
इन सब के बाद भी अगर हम देखें तो कुछ कारण हमको और देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कारण हमको देखने को मिलता है राष्ट्रीय एकता का अभाव। राष्ट्रीय एकता का अभाव। आपने बिपिन चंद्र जी की किताब पढ़ी होगी, डॉक्टर बिपिन चंद्रा। डॉक्टर बिपिन चंद्रा ने राष्ट्रीय एकता के अभाव को प्रमुख कारण माना है, क्योंकि ये यूनाइट नहीं थे, इसलिए ब्रिटिशर्स इनके ऊपर हावी हुए, इसलिए लास्ट में मुगल्स का ह्रास हुआ। तो ये एक प्रमुख चीज है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इसी तरीके से डॉक्टर सतीश चंद्र का मानना है, डॉक्टर सतीश चंद्र का नाम आप लिख सकते हैं यहां पर। इनका मानना है कि जो मनसबदारी प्रथा थी, मनसबदारी जो प्रथा थी, जमींदारी जो प्रथा थी, जमींदारी, मनसबदारी, ये सब जो नीतियां थीं, जागीरदारी व्यवस्था जिसको आप कह सकते हैं, जागीरदारी व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं जो है मुगलों के पतन का एक प्रमुख कारण थी, ऐसा मानना है डॉक्टर सतीश चंद्र जी का। इसी तरीके से आप दूसरे कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनका नाम अगर आप लें तो डॉक्टर इरफान हबीब जो है वो कहते हैं कि आर्थिक संकट जो था वो बहुत ज्यादा था। हबीब, डॉक्टर इरफान हबीब जो है ये कहते हैं कि आर्थिक संकट हुए थे, और ये आर्थिक संकट जो है ये कृषि जनित थे, कृषि जनित, और इस पर उन्होंने किताब भी लिखी हुई है। तो कृषि जनित आर्थिक संकट होने के कारण वहां पर जो है ये पतन होते हुए हमको देखने को मिलता है। विलियम डार्विन जो है वो सैनिक अक्षमता को कारण बनाते हैं। प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी जो है वो राजनीतिक शास्त्र और जो शासकीय जो कमजोरी है, उस राजनीतिक और शासकीय जो कमजोरी है उसका यहां पर कारण बताते हैं। अहमद सिद्दीकी इन्होंने बताया है कि राजनीतिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, आर्थिक कारण है, जिसके कारण ये सारे कारण मिलकर के मुगल सल्तनत का पतन करते हैं। और आपने प्रोफेसर जदुनाथ सरकार की हो सकता है कि एक बुक पढ़ी हो, जदुनाथ सरकार, द फॉल ऑफ द मुगल्स, द फॉल ऑफ द मुगल्स। इसमें प्रोफेसर जदुनाथ सरकार बताते हैं कि पतन का कारण जो है वो सैनिक और राजनीतिक था। क्यों सैनिक और राजनीतिक था? क्योंकि सैन्य शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी राज्यों के बंटवारे के कारण, और राज्यों में का बंटवारा जो है उसके पीछे जो प्रमुख कारण था वो राजनीतिक था, ये इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो ये अलग अलग व्यूज हैं जिसकी वजह से मुगल्स जो है वो कमजोर हुए। और इन मुगलों की कमजोरी ने जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये था कि ये मुगल अपनी केंद्रीय सत्ता बरकरार नहीं रख पाए, और इसी कारण तमाम सारी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इन सब का परिणाम क्या हुआ? अगर हम परिणाम की बात करें तो परिणाम क्या हुआ? क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ये इसका परिणाम हुआ, जिसमें आप मराठों का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप सिख का नाम ले सकते हैं, जाट का नाम ले सकते हैं, अवध का नाम ले सकते हैं, सिंध का नाम ले सकते हैं, पंजाब का नाम, ये सिखों के साथ पंजाब आप लिख लीजिए, कोई वही बात है, एक ही बात है। इसमें आप हैदराबाद का नाम लिख सकते हैं, दक्कन वाला जो प्रोविंस है, मैसूर है, कर्नाटक है, अवध है, अवध हो गया, है ना। ये तमाम सारे जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं इनका उदय होना शुरू होता है, और ये क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं आपस में, इनमें जो मुख्य कमी थी
वो था संगठन का अभाव, और इस संगठन के अभाव ने एक कह सकते हैं कि अट्रैक्शन क्रिएट किया, आकर्षण जो है वो क्रिएट किया। यही प्रमुख आकर्षण हुआ, या ये प्रमुख कारण बना कि अंग्रेज जो हैं, जो कि पूरी तरीके से संगठित हैं प्रशासनिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी, इनके अगेंस्ट में एक दूसरे को लड़ाते हुए, सहायता लेते हुए इनके ऊपर धीरे धीरे करके हावी हो जाते हैं। तो आज के इस भाग में हमने क्या सीखा कि किस प्रकार से जो मुगल्स जो हैं वो उनका डिक्लाइन हुआ है, और कल हम सीखेंगे कि कैसे इन क्षेत्रीय शक्तियों का मुगलों से अलगाव हुआ है और कौन कौन लोग थे जिन्होंने मुख्य रूप से इनके उदय में योगदान दिया, और उसमें कैसे इंटरफियर हुआ है ब्रिटिशर्स का। तब आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिश विजय के समय वास्तविक रूप में भारत की स्थिति क्या है। तो ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति में मुगलों की स्थिति तो आपको क्लियर हो गई। अब भारत की स्थिति, शेष भारत की स्थिति क्लियर करने के लिए मराठा, सिख, जाट, अवध, मैसूर, हैदराबाद, सिंध, पंजाब, इस तरीके के तमाम जगहों के जो लोग हैं उनके बारे में जानना होगा। और जब जानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि आखिरकार ब्रिटिशर्स जो है वो कैसे हमारे ऊपर इतने वर्षों तक शासन करते रहे। ठीक है जी, समझ में आया। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके, और अपने विचारों और सुझावों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं सामाजिक रूप से इस सोशल मीडिया हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर विरत दुबे 01, टेलीग्राम पे भी मैं विरत दुबे 01 से ही हूं, फेसबुक में भी इसी नाम से हूं। और जो मैंने शुरुआत में प्रश्न पूछा है उस प्रश्न को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस टेलीग्राम पर, पीडीएफ में ही भेजिएगा। शुरुआत में ही मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे, अध्याय समाप्त होने के बाद ही मैं प्रश्न पूछूंगा, ये आप ध्यान रखिएगा, बीच में उसके लिए परेशान ना होइए। या फिर आप सीधे स्कैन करके भी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में नई चीजों को लेकर के, इन चीजों को समझते हुए कि कैसे मुगलों ने अपने आप को डिक्लाइन किया, तो कैसे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, तो उसके ऊपर अंग्रेजों ने कैसे अपना अधिकार कर लिया। आप सभी लोगों के स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ अलविदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।